हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पार्किंसन डिजीज़ में व्यायाम या फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो हमेशा ये याद रखना है कि जिस भी व्यक्ति को पार्किंसन है, उसको कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मैं पार्किंसन रोगी हूँ। उसे हमेशा यही कहना है कि मुझे पार्किंसन है, क्योंकि पार्किंसन एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का बुढ़ापा है। पार्किंसन व्यक्ति हमेशा सोचता है कि उसे व्यायाम या फिजियोथेरेपी की क्या आवश्यकता है, अगर है तो क्यों है। वो ये सोचता है कि क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है या इसका कोई प्रमाण है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसमें देखा गया है कि इसमें दवाइयाँ जो है पार्किंसन में, ये खाली यही काम नहीं करती हैं। अगर हम इसमें व्यायाम या फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो हमारी बीमारी जो है उसमें सुधार बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीज़ों को डॉक्टर एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज या व्यायाम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी को की रोकथाम के लिए। वैसे ही पार्किंसन में भी एक्सरसाइज या व्यायाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब पार्किंसन व्यक्ति में हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि हम फिजियोथेरेपी या व्यायाम क्यों करें। दोस्तों, फिजियोथेरेपी या व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको पार्किंसन नहीं भी होता है उनको इसका फ्यूचर में होने वाला ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। हमने देखा है कि अगर किसी घर में भाई या बहन को पार्किंसन हो तो दूसरे व्यक्ति में उसको पार्किंसन होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर माँ या बाप को पार्किंसन हो तो उसका खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको पार्किंसन नहीं भी है और आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपको पार्किंसन हो सकता है इन फ्यूचर, तो हमेशा व्यायाम या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। इससे आपको पार्किंसन रोग होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, अगर किसी को पार्किंसन है और वो व्यायाम करते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं तो इसके लक्षण जो हैं वो देर से आते हैं। जैसे संतुलन या चलने की प्रॉब्लम जो है वो आपको देर से आएगी। और पार्किंसन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें भी व्यायाम या फिजियोथेरेपी करने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। दोस्तों, अलग अलग स्टडीज़ में चला है कि व्यायाम हमारे दिमाग की रक्षा करता है और हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। अगर दिमाग में नुकसान हो, अगर हम व्यायाम ना करें तो रिपेयर करने में भी दिक्कत आती है। तो व्यायाम जो है हमारे दिमाग में रिपेयरिंग का काम भी करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ब्रेन डैमेज हमारा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जो कि पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलता है। तो क्या पार्किंसन व्यक्ति को ही व्यायाम करना चाहिए या कोई भी व्यायाम कर सकता है? तो ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को पार्किंसन है या नहीं है, सभी को व्यायाम करना चाहिए। और जो लोग व्यायाम करते हैं उनको आने वाले टाइम में अगर पार्किंसन होता है तो दवाइयों का डोज़ भी उनको कम देने की ज़रूरत पड़ती है और जो उसके लक्षण, जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी कम देखने को मिलते हैं। हर पार्किंसन व्यक्ति अपने बीमारी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट से करवाता है। उसी तरह उसको चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज या व्यायाम या फिजियोथेरेपी के लिए अपना एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखे। प्राइम मिनिस्टर स्कीम में फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट का कंसेप्ट है। तो पार्किंसन व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा जो भी व्यायाम या एक्सरसाइज है
वो फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में करे और हमेशा उसके रेगुलर फॉलोअप में रहे। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि पार्किंसन के जो मोटर सिस्टम के लक्षण जो हैं वो हैं धीमापन या सुस्तपन आना, हाथों का टांगों या पैरों में कंपन होना, अकड़पन आना, संतुलन में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत आना। ये तो है इसके मोटर सिम्टम्स। इसमें नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मानसिक तनाव आना, बेचैनी होना, शरीर में दर्द रहना, चक्कर आना, सिर घूमना, नींद आना, शक करना, असामाजिक व्यवहार, याददाश्त में कमी आना, पैरों में बेचैनी होना, रात को सोते वक्त जो पार्किंसन व्यक्ति है वो हाथ पैर हिलाता रहता है, रेस्टलेसनेस फील करता है, उल्टी आना, यौन संबंधी समस्या होना, निगलने की समस्या होना, भ्रम रहना, शक करना, पैरों में सूजन रहना, कब्ज़ रहना, सूंघने की समस्या होना, लार गिरना, बहुत ज़्यादा पसीना आना। ये जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं या नॉन मोटर लक्षण हैं, ये पार्किंसन के जो मोटर लक्षण हैं, जैसे धीमापन आना या सुस्तपन आना, हाथों पैरों में कंपन होना, अकड़पन आना, संतुलन में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, इन मोटर सिम्टम्स से नॉन मोटर सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास ऐसे लक्षणों के साथ जाते हैं, जैसे नींद में दिक्कत आना, जब मानसिक तनाव है, आपको चक्कर आता है, शक करने की आदत पड़ गई है, याददाश्त में कोई कमी आ रही है, बॉडी में पेन्स रहती हैं, यौन संबंधी प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहता है, लार गिरता है, तो हमेशा ऐसे लक्षण के बारे में डॉक्टर को बताना है, ताकि डॉक्टर के लिए इजी हो जाता है कि आपकी पार्किंसन की बीमारी को जल्दी डायग्नोस करने में। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज़ की 3 स्टेजेस होती हैं: अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेट और एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज का मतलब हो गया कि अभी पार्किंसन शुरू ही हुआ है, मरीज में थोड़ा सा धीमापन आना शुरू हो जाता है, मरीज़ को थोड़ा कंपन शुरू होता है, लेकिन दिनचर्या की जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहती हैं। मरीज़ को संतुलन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन चलने में कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जैसे एक पैर कम चल रहा है या एक बाजू चलते वक्त कम हिलता है। ऐसा मरीज़ कई बार पैर को खींचता हुआ या ड्रैग करता हुआ चल सकता है। जो मिड स्टेज है उसमें पार्किंसन व्यक्ति में जो धीमापन है या अकड़पन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है। वो कई बार उसकी हिस्ट्री होती है कि वो बार बार गिरता है, या उसको गिरने से डर लगता है, उसको चलने में दिक्कत आती है, छोटे छोटे स्टेप लेके चलता है, कई बार चलते चलते रुक जाता है, उसको टर्न करने में या मुड़ने में दिक्कत आती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, चलते हुए कई बार पैर फ्रीज कर जाते हैं, जो रुक जाते हैं, या फिर कई बार वो चलता है तो आगे उसके पैर बढ़ नहीं पाते हैं। नहाने में जहाँ वो 10 मिनट उसको लगते थे, अब वही उसको आधे से 1 घंटा लगता है। मतलब अभी उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। वो छोटे छोटे स्टेप लेता है चलने के लिए, मुड़ते वक्त भी उसको दिक्कत आती है। फिर है एडवांस स्टेज। इसमें जो पार्किंसन व्यक्ति है वो चल ही नहीं पाता है, उसको रोज़मर्रा के कामों के लिए किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, खाना निकलने में भी दिक्कत आती है, उसे दिनचर्या के कार्य में भी परेशानी होती है, जैसे बिस्तर में करवट लेना, बैठकर खड़े होना, खाना खाना, खाना खा रहा है तो बहुत टाइम लेता है, शौच करना,
दांत साफ करना, नहाना, कपड़े पहनना, तैयार होना, ये सारे के सारे काम उसके अफेक्टेड होते हैं और बहुत स्लो हो जाते हैं। और पार्किंसन व्यक्ति को क्या फिजियोथेरेपी करनी है, कौन सा व्यायाम करना है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अगर पार्किंसन व्यक्ति को कोई लिमिटेशन अगर नहीं है तो वो कोई भी व्यायाम या एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर कोई पार्किंसन व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और उसके कंसर्न डॉक्टर ने उसको किसी तरह की एक्सरसाइज करने से मना किया है, तो उसको चाहिए कि जिस तरह की एक्सरसाइज उसको मना किया गया है वो उस तरह की एक्सरसाइज ना करें। और अगर कोई एक्सरसाइज करने में उसको कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हमेशा हमें याद रखना है कि खाली बैठे बैठे हाथ हिला लिया, या लेट कर पैर हिला लिए, हाथ हिला लिए, या प्राणायाम कर लिया, इससे बात नहीं बनेगी। हमें एक्सरसाइज करनी है और वो तीव्रता से करनी है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। हमें अपनी आरामदायक ज़िंदगी से बाहर आना है। व्यायाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, सुबह शाम व्यायाम करना है, जब भी मौका मिले तभी करना है। हमेशा याद रखना है कि मोर इज़ बेटर, बिगर इज़ बेटर, मतलब ज़्यादा अच्छा है। हमें हमेशा बड़ा सोचना है, क्योंकि इस रोग में हम हम सब छोटा, इसमें सब छोटा हो जाता है। जैसे आपके स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, अगर आपकी लिख रहे हैं लिखाई छोटी हो जाती है, आवाज़ में कमी आ जाती है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जिनकी लिखाई छोटी होती है उनको चाहिए कि वो बड़ा लिखना शुरू कर दें, और जो छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं उनको चाहिए कि बड़े बड़े स्टेप लेके चलें। जो बिल्कुल धीरे से बोलते हैं उनको तेज़ और ज़ोर से बोलना है। फिर इसके बाद कुछ टास्क स्पेसिफिक होते हैं एक्सरसाइजेज, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। तो दोस्तों, जो हम ओपीडी में पार्किंसन के मरीज़ों को एक्सरसाइजेज बताते हैं वो हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज एंड बैलेंस एंड वॉकिंग ट्रेनिंग। इन चारों एक्सरसाइजेज का अपना अपना फ़ायदा है। दोस्तों, पहले हम स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेचिंग जो है वो हमारे शरीर की जकड़न को या अकड़पन को कम करती है। तो पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज लेते हैं। हम जैसे जानते हैं कि जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वैसे ही हमारी गर्दन है। अगर गर्दन जाम है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। अगर स्टीयरिंग जाम हो जाए तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। वैसे ही अगर गर्दन जाम हो जाए तो हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल नहीं होगी। तो हमें गर्दन की एक्सरसाइज कम से कम 5-10 बार दिन में 3-4 बार तो करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, जो गर्दन को हमेशा फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है पार्किंसन के मरीज़ों को। उन्हें चाहिए कि सुबह उठते ही गर्दन को राइट और लेफ़्ट घुमाएं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करना है। फिर कान को कंधे से लगाना है दोनों तरफ। फिर जो चिन है, ठुड्डी है, उसको चेस्ट के साथ, छाती के साथ लगाना है, और लगाने के बाद फिर ऊपर करके ऊपर की तरफ देखना है। इन तीनों एक्सरसाइजेज से गर्दन हमारी फ्री होगी। हमें कम से कम ये दिन में 3 से 4 बार करना है, और हर एक्सरसाइज जो है 5 से 10 बार करनी है। इससे अगर हम ज़्यादा भी करते हैं तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसकी गर्दन जितनी ज़्यादा सख्त है या स्टिफ है, समझो उसकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हम आते हैं कमर की एक्सरसाइज में। ये दूसरी प्रॉब्लम, जैसे कमर की जकड़न, इसको हम बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। जो लोग ड्राइव करते हैं
उनको बैक गियर लगाने में या पीछे मुड़ के देखने में दिक्कत आती है। तो इसमें हम एक घुटने को मोड़ के छाती से लगाना है, फिर दूसरे को मोड़ के छाती के साथ लगाना है, फिर दोनों घुटनों को मोड़ के छाती से लगाना है। ये तो होगी एक तरह की एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में फिर हम दोनों घुटनों को मोड़ के दाएं बाएं बेड के साथ टच करने की कोशिश करना है या रोटेशन करना है। हम उल्टा लेटकर, जिसको हम भुजंग आसन बोलते हैं, हाथों के बल गर्दन और छाती को ऊपर की तरफ करना है या साइड बाय साइड ट्रंक की मूवमेंट करनी है। तो इन पांचों एक्सरसाइज से कमर की जो जकड़न है, स्टिफनेस है, वो कम होती है। तो ये भी हमें हर एक्सरसाइज को 5 से 10 बार हर टर्म में और दिन में एटलीस्ट 2 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी हमारी स्टिफनेस दूर होगी। कमर की एक्सरसाइज हम बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बैठे हैं तो आगे झुककर पंजों को छूना है, साइड से झुकना है, कमर को घुमाना है। तो इनसे हम अपनी कमर की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। दोस्तों, थाई के जो मसल्स होते हैं, पीछे के मसल्स, उनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। हमने देखा है कि जो पार्किंसन व्यक्ति है वो आगे की तरफ ज़्यादातर झुके रहते हैं। ये प्रॉब्लम हिप मसल्स में या शोल्डर मसल में स्टिफनेस की वजह से आती है। तो अगर हम हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करें, उनकी स्ट्रेचिंग करें, तो इसमें काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा मिल सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कपड़ा लेके हम अपने पैरों से टर्न करके दोनों हाथों से अगर हम खींचते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच मिलता है। या फिर ज़मीन के ऊपर लेट के एक टांग ऊपर करके दरवाजे के साथ या फिर दीवार के साथ अगर हम उसको खड़ा करके रखें तो उसमें भी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल में खींच आती है और उसकी स्ट्रेचिंग होती है। या फिर हमारी कोई मदद भी इसमें कर सकता है। ऐसे ही हमारे हिप के फ्लेक्सस की एक्सरसाइज है ये, जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। हमारे जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, छाती के मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। अगर कोई दरवाज़ा है तो हम दोनों हाथ साइड पे दीवार पे रख के एक पैर आगे करके फिर छाती को अगर आगे की तरफ धकेले तो उससे हमारे पेक्टोरल मसल की स्ट्रेचिंग हो जाती है। बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग के लिए हमें अपने दोनों हाथों को पीछे से पकड़ कर रखना है और उसको खींचना है। इससे हमारे बाइसेप्स मजबूत होते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग होती है, आराम मिलता है। स्ट्रेचिंग गैस्ट्रोसोलियस, जो काफ मसल है, हमारी पिन्नियाँ हैं, उनको कैसे स्ट्रेच करना है। हमें दीवार के साथ खड़े होकर दोनों हाथ दीवार के साथ लगाकर एक पैर को आगे निकालें और एक पीछे रहेगा। हील को ज़मीन पे रखें तो इससे हमारे गैस्ट्रोसोलियस मसल पे स्ट्रेच पड़ता है। दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसको स्ट्रेचिंग करते वक्त उसको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। और यही एक्सरसाइज एटलीस्ट कम से कम 2 रेपिटेशन में करनी है। और दिन में 1 बार तो ज़रूर करनी ही करनी है। 2 बार करें, 4 बार करें, 10 बार करें, जितने ज़्यादा करेंगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी हम आते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। रिसर्च में पता चला है कि जो लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, बीमारी रोकने में भी बहुत फ़ायदा होता है। मार्केट में ये अपने रेजिस्टेंस बैंड्स मिलते हैं, जिससे हम अलग अलग कलर के होते हैं ये,
केमिस्ट की शॉप से मिल जाते हैं। किसी भी की मसल की भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जितने भी हमारे मेजर मसल ग्रुप हैं उन सभी की हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। ये कम से कम 10 बार रेपिटेशन करनी है 3-3 के सेट में। और चाहे हम तो इसको अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं। इससे हमारे एक्सरसाइज से बॉडी वेट या फिर हम इसको ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए वेट का या फिर बॉडी वेट्स जो होते हैं उनका या रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में अगर आप देखो तो ये लाल पीले नीले कलर के रेजिस्टेंस बैंड है जिनसे आप खींचकर किसी तरह की भी मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस पिक्चर्स में अगर आप देखोगे कोई बाइसेप्स की कर रहा है, कोई खड़े होकर ऊपर अपने शोल्डर मसल की कर रहे हैं, कोई काफ मसल की कर रहा है, लेग्स मसल की कर रहे हैं, रिस्ट मसल्स की कर रही हैं, फोर आर्म मसल की कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस बैंड्स हैं मार्केट में मिल जाते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस होती है इनमें कलर के कोड के हिसाब से। तो हमेशा पहले लाइट रेजिस्टेंस बैंड से ही शुरू करना है और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी हिसाब से आप इसको फिर आप उसके रेजिस्टेंस बैंड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है एरोबिक ट्रेनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें आती हैं जैसे तैरना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, दौड़ना, डांसिंग करना। हम इनमें से कुछ भी करें लेकिन कम से कम 45 से 60 मिनट ज़रूर करनी है और हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही है। बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज से हमारा जो कार्डियो वर्कअप होता है हार्ट मजबूत होता है, हमारे लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड करते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होती है, उनकी टिश्यू परफ्यूजन अच्छी होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, हर एक सेल को मिलती है। और पार्किंसन के मरीज़ों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमेशा ये एक्सरसाइज 45 से 60 मिनट हमें करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में तेज़ चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग ये सब आता है। और कुछ आउटडोर गेम्स हैं जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। इन सब एक्सरसाइजेज या गेम्स को खेल के हमारा एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर है बैलेंस रिडक्शन, बैलेंस री एजुकेशन। ऐसे मरीज पार्किंसन व्यक्ति जिनको संतुलन बनाने में दिक्कत आती है वो ये 4 तरह की एक्सरसाइज करके अपने संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं, संतुलन को पा सकते हैं। जैसे उनको चाहिए कि वो एड़ी के बल खड़े होने की कोशिश करें और फिर पंजे उठाएं, या फिर पंजों के बल खड़े हों और एड़ी उठाएं, या फिर एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें, या फिर एक पैर के आगे दूसरा पैर खड़ा रखें और खड़े होने की कोशिश करें। इसको टैंडम स्टैंड भी बोलते हैं। ये 4 तरह की बैलेंस एक्सरसाइजेज से जो पार्किंसन व्यक्ति हैं जिनको संतुलन में प्रॉब्लम है उससे वो इन एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। अगर हम बैलेंस एक्सरसाइजेज को पार्किंसन डिजीज़ के शुरुआत में ही शुरू कर दें तो मरीज़ को या पार्किंसन व्यक्ति को बैलेंस की प्रॉब्लम कम होती है और संतुलन या बैलेंस की प्रॉब्लम काफ़ी लेट स्टेजेस में रहती है और वो काफ़ी हद तक अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर सकता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पार्किंसन व्यक्ति बिल्कुल छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं, या उनको चलते चलते रुकने की या फ्रीज़ होने की प्रॉब्लम आती है। तो ये देखा गया है कि छोटे कदम लेने से हमेशा गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो पार्किंसन के व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा चलते वक्त लंबे कदम लें, पहले एड़ी रखें फिर पंजा रखें, चलते समय हाथों को भी चलाएं, चलते समय अचानक रुकना, मुड़ना आदि की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इससे हमेशा उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और
उनकी प्रॉब्लम में सुधार आएगा। उनको चाहिए कि जब भी वो चलते हैं तो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी या काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। दोस्तों, पार्किंसन रोग में जो जैसे हम बोलते हैं कि मास्क फेस है, पेशेंट के एक्सप्रेशन नहीं है, या चलते चलते रुक जाता है, या उसकी हैंड राइटिंग या राइटिंग जो है बिल्कुल छोटी हो जाती है, निगलने में प्रॉब्लम आती है, या ड्यूल टास्किंग है, इनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे जिसको मास्क फेस है या फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, उनको हमेशा सवेरे उठ के दर्पण के सामने या शीशे के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। जैसे लोग सेल्फी लेते वक्त अलग अलग फेसेस बनाते हैं, तो उसी तरह के उनको एक्सप्रेशन बनाने हैं, और इससे उनको जैसे होंठ, जीभ, तालू, आंखों की एक्सरसाइज करना है, चेहरे का मसाज करना है, सीटी बजाना है, ब्लोइंग इत्यादि। तो इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हो कि अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है जो वो मिरर के सामने या दर्पण के सामने खड़े होके इस तरह के एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जीभ बाहर निकाल सकते हैं, दांत दिखा सकते हैं, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके फेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, पार्किंसन के मरीज़ को हमेशा फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आती है कि वो चलते चलते रुक जाते हैं, मुड़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उनको दोस्तों, ये देखा गया है कि फ्रीजिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा आती है जहाँ जगह छोटी होती है, जैसे बाथरूम हो गया या फिर किचन हो गया। तो वो चलते चलते अचानक वो रुक जाते हैं, जब उनके सामने कोई चीज़ आ गई, तो इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो हमेशा या फिर किसी व्यक्ति ने, वो चल रहे हैं, किसी ने आवाज़ दे दी, बुला लिया, तो वो वहीं पे खड़े हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे कैसे हम निपटारा पा सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि एक रेड कलर की, लाल कलर की लाइन लगानी है। ये विजुअल क्यूज़ होते हैं। जैसे घर में हम बेड से लेकर बाथरूम तक, टॉयलेट सीट तक या वॉश बेसिन तक हर 50-60 सेंटीमीटर या 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक रेड कलर की टेप से ऐसे लाइंस लगानी है। जैसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग में देखते हैं, तो चलते समय ये जो टेप है रेड कलर की या लाल कलर की, पार्किंसन व्यक्ति को चाहिए कि उसके ऊपर चले, उसको क्रॉस करके चले और उनको फॉलो करे। तो ये देखा गया है कि अगर वो इन विजुअल क्यूज़ को या इन रेड टेप की जो लाइनें हैं उनको देखते हुए चलता है, तो उनको फ्रीजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको वो कभी भी अचानक रुकने की जो दिक्कत आ रही थी उनमें, वो नहीं होगी। इस रेड टेप या रेड लाइन के अलावा वो गिनती भी कर सकते हैं। जैसे वो चलते वक्त उनको बोलते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस तरह से भी करेंगे तो उनको फ्रीजिंग की प्रॉब्लम, जो अचानक रुकने की प्रॉब्लम होती है, वो भी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि वो छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो बड़े बड़े लंबे लंबे कदम लें, और ऐसे लगना चाहिए कि उन्होंने कोई हर्डल पार किया है। तो इससे भी वो अपनी फ्रीजिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रेड टेप की लाइनें या फिर मुंह में 1 2 3 4 बोलना, या अपने आप के दिमाग में इस तरह से लाना कि मैं हर्डल क्रॉस कर रहा हूँ, इनसे फ्रीजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको पार करने में आसानी तो होती है। बाकी जैसे ड्यूल टास्किंग होती है कि एक साथ दो कार्य करना, शारीरिक तथा मानसिक, ये नहीं करने हैं।
इनके लिए ट्रेनिंग देनी है पेशेंट को। शुरुआत में हम पेशेंट को ड्यूल टास्किंग के लिए मना करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे चलते समय हम उनको बोलते हैं कि आप रिवर्स काउंटिंग करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या फिर चलते चलते हफ्तों का या महीनों के या फिर डेज़ के नाम याद करो या बोलो। इससे क्या होता है कि उनका ध्यान इस पे भी रहता है और चलने पे भी रहता है और वो गिरेंगे नहीं। तो इससे ड्यूल टास्किंग होती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, ये देखा गया है कि जिनको बाय द वे कोई चल रहा है और उसको कोई फ़ोन आ जाता है या अचानक किसी ने बोल दिया, तो वो रुक जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। अगर हम उस उनको इस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि भाई आपने चलते वक्त रिवर्स काउंटिंग करो, 9 8 7 6 ऐसे करके, या फिर मंथ या डेज़ के नाम रिपीट करो, तो वो ये कोशिश करके दो दो काम इकट्ठे हो सकते हैं उनके। कि मतलब अगर कोई आवाज़ भी दे देगा बाद में उनको चलते वक्त, या फ़ोन भी आया था, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये सिर्फ घर में ही करना है। अगर कहीं मार्केट में जा रखे हैं, रोड पे हैं, तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देनी है। क्योंकि वो अगर कहीं से फ़ोन आ गया या किसी ने कुछ आवाज़ दे दी, तो वहीं जो रुक जाएंगे और किसी न किसी एक्सीडेंट का वो शिकार हो सकते हैं। ये जो मैंने लाल या रेड टेप की जो लाइंस के लिए बोला था, वो आजकल पार्किंसन लेज़र केन या पार्किंसन लाठी के नाम से भी आती हैं। कि इसमें लाइट सिस्टम होता है, जैसे आप चलते हो ये लाइन बनाता जाता है और आपको चलने में इजी हो जाता है और आप फ्रीज़ नहीं करते हो, रुकते नहीं हो। ये मार्केट में मिल जाती हैं। बटन दबाने से ही एक कलर की लाइट जलती है, लाल कलर की, और उस पे पैर रख के आप सीधे चलते जाएंगे और आपको फ्रीज़ या रुकने में कोई मतलब रुक नहीं पाओगे। फिर आप चलते जाओगे। आप जो फ्रीज़ पहले होते थे वो नहीं होगे। ये इस तरह के इक्विपमेंट भी मार्केट में मिलते हैं कि इनको पकड़ के भी आप चल सकते हैं। ये कुछ विजुअल क्लूज़ हैं, घर में आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से बॉक्सेस बना के उनको चलने की ट्रेनिंग दी जाए। चाल में कदम की दूरी बढ़ाने में मदद करते हैं, पैरों के चिपक जाने से बचाते हैं, चाल में ताल लाने में मदद करते हैं। मार्केट में मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स की दुकान पे ये मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स वाले ये विजुअल क्यूज़ का काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ये आप पार्किंसन जो मरीज़ है या पार्किंसन व्यक्ति है, अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको चलने में बहुत हद तक आसानी होती है और वो फ्रीजिंग से बच सकता है। ये देखा गया है कि जो पार्किंसन के व्यक्ति हैं, जहाँ जिनको लोगों को पार्किंसन है, तो उनको लिखाई जो है बहुत छोटी हो जाती है। पहले बड़ा लिखते थे, फिर वो धीरे धीरे छोटा लिखना शुरू कर देते हैं और बड़ी गंदी से हैंड राइटिंग हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्लेन पेपर पर लिखने के बजाय उनको लाइन वाले पेपर पर लिखने की कोशिश करनी है और बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करनी है। और जिन लोगों को रात को सोते वक्त करवट लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको चाहिए कि वो साटन की चादर का प्रयोग करें। ऐसी चादर जिन पे एम्ब्रॉयडरी या पैच वर्क हो रखा हो, ऐसी चादर का इस्तेमाल ना करें। उनको अगर अपने ऊपर चादर या कंबल लेना है तो वो हल्की चादर या कंबल लेना है। रुई वाली रजाई या भारी रजाई नहीं रखनी है। कारपेट हटा देना है। ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं पार्किंसन वाले या एल्डरली पीपल कारपेट की वजह से गिर जाते हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। चिकने फर्श भी नहीं होने चाहिए। हमेशा रात को नाइट लैंप या जहाँ पे अंधेरा रहता है वह लैंप लगाना चाहिए। ऐसे मरीज़ों पार्किंसन व्यक्तियों को चाहिए कि उनके पास
कॉल बेल हमेशा होनी चाहिए कि अगर किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो कॉल बेल बजा के वो अपने निकटतम संबंधी को या सहायक को बुला बुला सकते हैं। पार्किंसन व्यक्तियों को हमेशा अंधेरे में नहीं चलना चाहिए और जिनको बेड से उठने में प्रॉब्लम आती है या करवट बदलने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ऐसे साइड रेलिंग आजकल आती हैं जो गद्दे के नीचे डाल के आप रख के और उसको पकड़ के उठ सकते हैं। ये गद्दे के नीचे फिक्स हो जाते हैं जिससे उठने में या आपको करवट बदलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑटोमेटिक लाइट्स भी होती हैं आजकल कि जैसे ही आप उठोगे चलोगे लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं और आप अंधेरे से या अंधेरे में गिरने से बच सकते हैं। या फिर लिखित निर्देश निर्देश होते हैं, वो आप अपने बेड पे या अलमीरा पे जो आपके सामने है वहाँ पे लिख के लगा सकते हैं कि उस पे लिखा होता है जैसे आपने जब उठना है तो कैसे उठना है, पहले करवट लेना है, फिर उसके बाद पैर नीचे करने हैं, फिर हाथों के सहारे से उठना है, फिर आगे झुकना है, फिर उठना है। इससे जो लिखित निर्देश होते हैं ऐसे पार्किंसन के व्यक्तियों को इससे बहुत हद तक मदद मिलती है क्योंकि उनका ब्रेन काम नहीं करता है, उनको सोचने समझने की या डिसीज़न लेने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह के लिखित निर्देश लगा के रखेंगे तो उनको इससे सहायता मिलती है। बाथरूम में हमेशा नॉन स्किड रबर मैट इस्तेमाल करने हैं, साइड रेलिंग का इस्तेमाल करना है ताकि अगर वो कहीं गिरने का कोई डर हो तो वो साइड रेलिंग पकड़ लें और उससे वो गिरे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए कि कभी भी वो कमोड पे अगर बैठे हैं तो किसी नलके का या वाश बेसिन का सहारा लेकर ना उठें क्योंकि ये बिल्कुल स्लिपरी होते हैं या फिर ढीले अटके होते हैं तो उससे वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। उनके पास हमेशा कॉल बेल, कॉर्डलेस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हमेशा उनके पास होना चाहिए और उनको चाहिए कि हमेशा वो बैठकर ही काम करें। ऐसे मरीज़ों में देखा गया है कि उनको पेशाब बहुत बार बार आता है या फिर बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो उनको चाहिए कि हर 2 घंटे के बाद पेशाब करने जाएं। चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोला से इनको परहेज़ करना चाहिए। शाम को 6-7 बजे के बाद लिक्विड वाली डाइट नहीं लेनी है। और अगर रात को पता है कि उनको सहायता करने वाला नहीं है या उनको अकेले ही बाथरूम जाना पड़ेगा तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो अडल्ट नैपी पैड्स आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। पार्किंसन के व्यक्ति को जैसे कि पता है कि हाथ कांपते हैं या फिर मसल स्टिफ हो जाते हैं तो उनको जो शर्ट है या पैंट है उनमें बटन जिप की जगह वेलक्रो का प्रयोग करना चाहिए। पैंट में नाड़े की बजाय जो इलास्टिक का प्रयोग करना चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए और हमेशा नॉन स्किड जूते या जुराबें पहननी चाहिए। आजकल मार्केट में इलास्टिक के शू लेसेस आते हैं, शूज़ भी ऐसे आते हैं जिसमें आपको लेसेस बांधने की ज़रूरत नहीं है, आप खींचोगे तो वो टाइट हो जाएंगे। बटन की जगह आपको ज़िपर मिल जाते हैं, तो इस तरह के आप उनके ड्रेस या शूज़ वगैरह पहना के उनको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों ये देखा गया है कि पार्किंसन की जो मेडिसिन है वो हमेशा एम्प्टी जैसे लीवोडोपा हम देते हैं तो उसको कोशिश यही रहती है कि खाने से काफ़ी पहले दे दें, एम्प्टी स्टमक दें ताकि उसका असर प्रॉपर आए। तो हमेशा इनको खाना तभी खाना चाहिए जब दवा दवा उनको लगे कि भाई अभी दवा का असर शुरू हो गया है। खाना खाते समय उनको हमेशा सीधा बैठना चाहिए और खाना खाने के कम से कम 30 मिनट तक तो उनको बेड पे लेटना नहीं चाहिए। हमेशा 30 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे के बाद ही लेटना चाहिए। खाने के छोटे छोटे टुकड़े लेकर ही चबाना चाहिए और अगर पानी पीने में कोई दिक्कत आती है उनको तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना चाहिए।
ये कुछ बर्तन हैं जो स्पेशली पार्किंसन के मरीज़ों के लिए डिज़ाइन किए हैं। इसे नोजी कप है, स्पेशल बर्तन है, रोकर नाइफ़ है, जो कि उनको खाने पीने में मदद करते हैं। दोस्तों, पार्किंसन में फ़िज़ियोथेरेपी के अलावा अभी कई एडवांस्ड मशीनें आई हैं, जैसे हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं, ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन करते हैं, ताकि मरीज़ की जो मोटर सिम्टम्स है उसमें फ़र्क आए। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में है, इनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी के साथ साथ इन मशीनों से भी उसको जो पार्किंसन का व्यक्ति है उसके लक्षण कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों, ये तो था मेरा पार्किंसन के मरीज़ को पार्किंसन का जो व्यक्ति है उसमें व्यायाम या फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, और हम उनको ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, चाहे वो व्यायाम के स्टेप्स हों या दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो बताया है, अगर वो पार्किंसन का मरीज़ उनको अपनी पार्किंसन का जो व्यक्ति है उनको अपनी लाइफ में ढालता है, तो काफ़ी हद तक वो पार्किंसन से होने वाले जो लक्षण हैं, जो उसके दुष्प्रभाव हैं, उनसे अपने आप को बचा सकता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि पार्किंसन में दवाइयों के साथ साथ दवाइयाँ खाली काम नहीं करती हैं, उनके साथ साथ व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।